बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट या हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी खासियत होती है, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, तो एक ऐसी स्पेशल चीज़ डिस्कस करनी है जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है लोगों में बड़ी कम पाई जाती है आजकल। जब छोटे होते थे तो ये जो पर्सनैलिटी के अंदर एक चीज़ होती थी या ये जो चीज़ होती थी ये बड़ी कॉमन होती थी, हर बंदे के अंदर आप इस चीज़ का आंसर देखते थे। मैं बात कर रही हूँ काइंडनेस की, यानी कि रहमदिली की, एक दूसरे के एहसास की। वक्त बदल रहा है, वक्त के तकाज़े भी फ़र्क हो गए हैं, डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स हमारी ज़िंदगी की, हम जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन उस एडवांसमेंट के साथ कहीं हमारे अंदर का जो एक इंसान है या जो इंसानियत है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मरती चली जा रही है या ख़त्म हो गई है। नो डाउट व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, हम सब बहुत बिज़ी हैं, फैमिली की कमिटमेंट्स होती हैं। यंग लोगों को ले लें, चले मैं तो बीइंग अ मैरिड वुमन बात कर रही हूँ, यंग लोगों को देख लें, उन्होंने स्कूल कॉलेज अटेंड करना है, हज़ार उनकी और उसके साथ साथ मसरूफियत होती हैं, ट्यूशन्स होती हैं, एकेडमीज़ होती हैं। पहले तो ये होता था बच्चा स्कूल जाता था, आता था, घर पे पढ़ाई करता था और उछल कूद एंड दैट्स इट। अब क्योंकि कॉलेजेस की और आगे यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि बच्चों के मार्क्स के साथ साथ डिबेटिंग भी होनी चाहिए क्या है उसका नाम सॉरी व्यूअर्स, आज गला बहुत बैठा हुआ है। सो जिस तरह डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, पोइट्री रेसिटेशंस हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है। तो माँ बाप बड़ी यंग एज पे बच्चों को म्यूज़िक में भी डाल देते हैं, किसी स्कूल में कंपटीशन वाली चीज़ों में, जैसे मैंने कहा पोइट्री रेसिटेशन हो गई, डिबेट्स वगैरह हो गई, उसमें डाल देते हैं, स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, ताकि बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यंग लोग इन्वॉल्व हों, जिसकी वजह से बच्चों तक के पास टाइम नहीं है, तो बड़े बेचारों के पास कहाँ से टाइम होगा। हम लोग अपने बच्चों के स्केड्यूल्स, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के स्केड्यूल्स, अपने काम और घर के मामलात, इन सब को साथ लेके चलते हुए कहीं पे ये भूल जाते हैं कि अच्छा इंसान होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज काइंडनेस हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी को ये कह देते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो अगले इंसान का बड़ा हौसला बढ़ जाता है। काइंडनेस एक बड़ी आसान सी और बड़ी सिंपल सी चीज़ है किसी भी इंसान को देने में। कैसे? देखिए इस्लाम सबसे पहले हमें ये कहता है कि पहला हक उसका है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हमारी करीबी लोग हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमारी औलाद हो गई, मियाँ या बीवी हो गए। हम क्या करते हैं कि हम दिखावे की हद तक तो बड़े पॉजिटिव होता है लोगों के साथ, लेकिन रहमदिली का मुजाहरा नहीं करते। घर में हमारे कोई बंदा काम कर रहा है, स्टाफ के कोई मेंबर है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अब महीने की छुट्टियों के हिसाब से तो उनकी 4 छुट्टियां बनती हैं, लेकिन बीमारी लंबी हो जाती है, वो छुट्टी 4 दिन के बजाय 8 दिन पे चली जाती है। तो अगले के मेडिकल का ख़र्चा कवर करने के बजाय, उसकी तबीयत का पूछने के बजाय, उसको जाके चेक करने के बजाय हम क्या कहते हैं कि भाई तुमने 4 दिन ऊपर छुट्टी की है, या तो नौकरी से ही निकाल देते हैं या फिर पैसे काट देते हैं। अब व्यूअर्स, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स काम का एक डिकोरम होता है, एक रूटीन होती है, हम लोग भी जॉब करते हैं। अब जैसे जिस दिन मैंने मॉर्निंग शो नहीं किया उस दिन आई विल नॉट गेट पेड, क्योंकि उस दिन मैंने लाइव शो नहीं किया। नो डाउट ये मसाइल होते हैं, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना, अच्छे तरीके से लोगों को लेके चलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर मेरे जैसे बंदे का 1 या 2 एपिसोड की पेमेंट नहीं होती तो व्यूअर्स टेक्निकली इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी अर्निंग है। लेकिन जो इंसान 30-35 हज़ार की सैलरी पे या 20,000 रुपये पार्ट टाइम काम करने के ले रहे हैं, उस बंदे के जब आप 4-4, 6-6 दिन की सैलरी काट देते हैं तो उस बंदे का क्या हाल होता है और उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। ये एक एग्जांपल है। आपको नज़र आता है कि कोई बंदा तकलीफ़ में, आपके हमसायों में कोई बीमार है, किसी के घर किसी की मतलब कोई डेथ हो गई है, जाके सिर्फ मिल के खाना पूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि उनका जाके ख्याल करना, उनके साथ टाइम गुजारना, उनकी केयर करना, ये चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। व्यूअर्स, मैं ज़िंदगी में आज जहाँ पे भी पहुँची हूँ, नो डाउट मेहनत की, सारा कुछ किया, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन लोगों की काइंडनेस का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल था।
मैं जब एक सिंगल मदर थी और मेरे गोद में एक 2 माह का बच्चा था और मैं लाहौर शहर में आई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मतलब मैंने बच्चे के मतलब पैम्पर तक ख़रीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरी मीडिया वाले ही लोगों ने, ये हम टीवी हो गया, पीटीवी हो गया, ये चैनल्स हैं, उस ज़माने में बिज़नेस प्लस हुआ करता था, बिज़नेस प्लस हो गया, इन लोगों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। मैं अपने बच्चे को काम पे लेके जाती थी। आप सोचे 2 महीने के बच्चे को आप सेट पे लेके जा रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम भी होस्ट कर रहे हैं, साथ में बच्चा भी आपका आया हुआ है। इतना कोई आसान काम नहीं होता प्रोफेशनल लोगों के लिए हैंडल करना। मैं तो चले माँ थी, मैंने तो हैंडल करना ही था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने कभी चू नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे इनकरेज किया कि ले आओ, खैर है, मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, मेरी कोई टीम मेंबर, कोई मतलब कॉलीग, कोई जूनियर, कोई शो की असिस्टेंट प्रोड्यूसर, वो गोद में बच्चा मेरा संभाल रही है। तो व्यूअर्स, बात ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं, आपके अंदर भी नरम दिली, इनको पैदा करना चाहिए जब आपके साथ लोग अच्छे रहें। और अगर आपके साथ अच्छे से नहीं चले लोग, तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा दूसरों के साथ होना चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स, यहाँ पे फिर ज़र्फ़ की बात आ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया ने मेरे साथ बड़ी अच्छी की, जो मैं दुनिया के साथ अच्छी करूँ। ओ भाई, अगर दुनिया ने आपके साथ बुरी की तो वहीं पे तो आपका ज़र्फ़ नज़र आता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। दुनिया वाले अगर बुरे हैं तो आपको बुरा बनना तो ज़रूरी नहीं है। आप तो लोगों के साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं ना, पॉजिटिवली। मैं उस दिन एक जगह पे बैठी हुई थी, मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी और दो उनमें से डिवोर्स थी, एक हैप्पीली मैरिड थी माशाल्लाह, और मैं वहाँ पे थी। तो हम मतलब, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है शादीशुदा हूँ और हैप्पीली मैरिड हूँ। तो 2 मैरिड 2 डिवोर्स्ड। अच्छा, डिवोर्स्ड वाली जो बंदी है उसने क्या बात कही, कहती है ओए तुम्हें पता चला है फ़लाँ की तलाक हो गई है। वैसे जिसकी जो हरकतें थी ना, बनता था। फिर मैं सख्ते में चली गई, मैंने उसकी शक्ल देखी और मैंने सोचा कि जब तुम खुद तलाक से गुजर रही थी तो कितना टफ़ टाइम था तुम्हारे लिए और कितनी तकलीफ़ में थी। और ये मेरी वही फ्रेंड है, वही जानने वाली है जिसको जब उसकी डिवोर्स हो रही थी और लोग फजूल बातें करते थे तो उसका कितना दिल दुखता था। और वो कहती थी कि यार ये देखो कि मैं कितने प्रॉब्लम्स और कितने इशू से गुजर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग मेरे बारे में कितनी फजूल बातें करते हैं और बार बार कह रहे हैं इसने ज़रूर कुछ किया होगा। और वही बात उसने रिपीट की एक और ख़ातून के बारे में 4-5 साल बाद अपनी डिवोर्स के। सो व्यूअर्स, याद रखना चाहिए। खैर, उसको मैंने तरीके से बाद में साइड पे ले जाके बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा मेरी जान देखो, जब खुद तलाक से गुजर रही थी तो लोग कितनी फजूल बातें करते थे और तुम्हें कितना दुख होता था। तो थोड़ा सा तुम भी मतलब इस चीज़ का ख्याल करो। कल को उसको पता चलेगा, और अगर उसको ना भी पता चले तो किसी के पीठ पीछे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नेगेटिव बातें करना, व्यूअर्स, काइंडनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने दिल में रहम पैदा करना अगर नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करना, प्यार से, कोई तकलीफ़ में है उसकी सपोर्ट करना, उसके सुख दुख में उसका साथ देना, कोई किसी प्रॉब्लम में है उसकी हेल्प कर देना। व्यूअर्स, यही ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही तरीका है कि हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत में सुरखरू हों। देखिए व्यूअर्स, 5 वक्त आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर लिए, लेकिन इंसानों की तरफ आपका रवैया इतना नेगेटिव है तो फ़ायदा क्या। सो प्लीज़, आज रिक्वेस्ट है कि रहम दिली का हमने दामन नहीं छोड़ना, हमने पॉजिटिव तरीके से अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील करना है। मेरी आप लोगों से आज यही एक रिक्वेस्ट और फरमाइश भी है। और जब रहम दिली की बात करते हैं, जब उन लोगों की बात करते हैं जो दुखी हैं, तनहा हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो उनके काम आने वाले बहुत से रहमदिल लोग इस दुनिया में रह चुके हैं। मदर टेरेसा की बात करें, ईदी साहब की बात करें, बल्कि आज बिल्किस ईदी साहिबा की डेथ एनिवर्सरी भी है, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमने टॉपिक रखा। क्योंकि देखें, आप एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही रहमदिल खातून थी। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे। उन्होंने कभी भी किसी से ये नहीं पूछा उसकी मदद करते हुए कि भाई तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम कौन सी ज़बान बोलते हो, तुम्हारी ज़ात क्या है। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये इंसान है, ये ज़रूरतमंद है, मुझे इसके काम आना है। ईदी साहब भी, बिल्किस साहिबा भी बहुत ही बेहतरीन और आला ज़र्फ़ के लोग। और अगेन ज़र्फ़ की बात हो रही थी ना, तो उनको देखें, उन्होंने कितनी मेहनत की, कभी अपने सुकून को नहीं देखा, हमेशा बेसुकून लोगों को सुकून प्रोवाइड किया, अपने सुकून को सैक्रिफाइस करके। तो असल रहमदिली तो ये है कि अपने सुकून, अपने आराम, अपने वक्त को किसी और को डेडिकेट कर दे, किसी और के लिए कुर्बान कर दे।
और अल्टीमेटली आज का हमारा मैसेज और रिक्वेस्ट यही है कि रहम दिली का दामन हमने नहीं छोड़ना। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। और व्यूअर्स, बिल्किस ईदी साहिबा से रिलेटेड कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम किचन की तरफ रुख करें, क्योंकि मुझे पता है कि शेफ़ आमना इलियास भी ज़रूर कुछ कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जी आमना, तो मुझे बताएं कि हम रहम दिली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और हम सब किसी ना किसी ऐसी तकलीफ से गुजरे हैं जहाँ पे लोगों ने हमारी तनकीद की हो, या हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात की हो, या हमारे दुख में हमें और दुख पहुँचाया हो। बिल्कुल, देखिए ज़िंदगी हम सबके अलग तरह से इम्तिहान लेती है और अलग तरह से चैलेंजेस हम फेस करते हैं, बट एट द एंड वही जो आपने भी बात की कि हम रिवॉर्ड में क्या देते हैं। हम एट द एंड जब हम उस मकाम पे आते हैं जिस मकाम पे लोगों ने हमें तनकीद का निशाना बनाया, हम जब उस मकाम पे आते हैं तो हम उनको इन रिटर्न क्या देते हैं, ये एट द एंड मैटर करता है। सबसे ज़्यादा एम्पैथी, आई थिंक इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब आपके दिल में अपनी तकलीफ़ तो हर किसी को होती है, अपने लिए तो सभी रोते हैं, दर्द होता है सब कुछ, बट किसी की तकलीफ़ आप अपने दिल में महसूस करें, किसी का दर्द अपने दिल में महसूस करें। एट द एंड इंसानियत का स्टैंडर्ड, आपका एक मयार जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन। हम किसी को कितनी आसानी दे सकते हैं, कितनी थोड़ा सा उसके लिए एक वक्त, एक टाइम, या एक वक्त की जिसे कहते हैं खाना, या कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं आप वो करें। तो मेरा ख्याल है कि ये इंसान होने की सबसे बड़ी एक स्टैंडर्ड यही होगा। बिल्कुल, हम आमनाज़ किचन में आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बिल्किस ईदी साहिबा की क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी है, तो आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आप इंसानियत और ख़िदमत का एक सितारा थी। अपने करियर का आगाज़ अपने नर्सिंग से किया, नर्सिंग के प्रोफेशन से आप वाबस्ता थी। अपने नर्स होने के साथ आप बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट थी। ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड सोशल वेलफेयर के लिए बिल्किस ईदी फाउंडेशन कायम की गई। आप बेशुमार बच्चों, बच्चियों, औरतों के का सहारा बनी। आपको आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करते हुए डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया, बल्कि हिलाले इम्तियाज़ जो वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स है उससे आपको नवाजा गया। आपकी डेथ 15 अप्रैल 2022 को हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात करेंगे आमना से इन शेफ़ आमनाज़ किचन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ आमनाज़ किचन में, लेकिन कोई भी बात करने से पहले आमना को हमने विश करना है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आमना। संडे को आपकी बर्थडे थी 13 अप्रैल को। अब आप माशाल्लाह से 85 इयर्स की हो गई जी बिल्कुल। वैसे कसम से 70 इयर्स से एक दिन बड़ी नहीं लगती है ना, बस देख लें आप, उम्र चोर हो। जी जी। अच्छा, क्या क्या बर्थडे पे? ये था कि संडे था तो ये अच्छी चीज़ थी कि काम से थोड़ा सा ऑफ था तो ज़रा सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया। बट मैंने अपना पूरा फ़ोन फरोल दिया कि कोई मुझे तस्वीर मिल जाए हमारी सेट्स के हट के, क्योंकि कितनी दफ़ा आप घर पे बर्थडेज पे ओकेजन्स पे आप आए हो। हाँ जी, सारी तस्वीरों में और लोग ऐसे ही है। वो हम लोगों की शायद वो इतनी नहीं है उस तरह से, उससे हम दोनों की अकेली की नहीं। यार अगर थी तो आप, मैं, बच्चे आपके, मैं कहा यार नहीं, 1-on-1 तस्वीर मिले, वो फिर वही लगानी पड़ी, अफसोस। मॉर्निंग शो की नहीं, मॉर्निंग शो नहीं ऑब्वियसली वो तो है, वो रूटीन की होती है ना, रूटीन की होती है। तो अब हमने याद रखते हैं कि तस्वीरें खिंचवानी। हां, ये अब हम ताकि बर्थडे पे काम आए। हां, ताकि बर्थडे पे काम आए। तो बड़ा मसला पड़ गया था। ये तो फर्स्ट टाइम आई ना, तो इसलिए इशू हो गया। पहले भी आई थी बर्थडे, तब हम इतने क्लोज नहीं थे ना। हां, इतनी नहीं थी, सही है वो, बट वो पहले थी, सही है। अच्छा, सो किया क्या बर्थडे वाले दिन? में बस ये था कि बाहर जाने का मेरा था, मैंने कहा घर पे नहीं कुछ भी करना। एंड क्योंकि एक तो मेरे बेटे के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैंने फैमिली वाली बर्थडे नहीं की, अभी फ्रेंड्स वाली की है। तो अभी फ्रेंड्स के साथ अभी बाहर जो है बड़ा अच्छा टाइम। जी जी जी, अभी चल रही कंटिन्यू बर्थडे ईयर है। जी जी, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, टू बी कंटिन्यू, क्योंकि अम्मी है सिस्टर के पास दुबई, छोटी सी बच्ची है ना हमारी, तो आपको पता है सेलिब्रेट तो कर करके वो तो मस्त है, अभी जल्दी हो जाएगी सेलिब्रेट। अभी तो आपने बताया जस्ट 85, तो अभी उम्र ही क्या है, अभी क्या 85 है, 120 तक लोग एग्जैक्टली। तो और क्या, सेलिब्रेशन तो कभी भी हो सकती है। काम करें बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि हमने सीरियस चीज़ तो कोई करनी नहीं है, तो हम काम की तरफ ही बढ़ते हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि हम आज
आज मैंने क्या करना है? अच्छा, आप ये ऑन कर दें, ऑयल बस थोड़ा सा ऑलमोस्ट गर्म ही है, आप ये फ्राइज़ डाल दें ताकि ये हमारे बाय द टाइम रेडी हो जाएंगे। इसका भी फ्लेम ऑन कर देते हैं। चिकन स्लाइडर्स जो हैं बर्गर हम वो बना रहे हैं। आप सोचे चूल्हा तक नहीं बदतमीज ऑन करती, इस चीज़ का वेट करते कि आएगी जुगन तो मैं से चूल्हा ऑन करवाऊँ। बिल्कुल ठीक है अम्मू। ठीक है, नहीं वो ना मैंने कहा ज़्यादा गर्म ना ना। जी जी बड़ी आप हाँ, चूल्हा भी तू ही जला ते खांडी भी तू ही पका। अच्छा, तो बट दोनों में ऑयल है जी। उसमें हम फ्राइंग करेंगे जो फ्राइज़ हैं वो, और इसमें हम जो अपना चिकन जो हमने इसकी बनानी है फिलिंग, वो हम इसमें रेडी कर लेंगे। इसमें बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 to 2 मैंने भी डालना क्या है जी। इसमें आप सबसे पहले हम चिकन मिन्स ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा हो जाएगा, मैं तब तक इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। अनियंस, ये अनियंस भी डाल देंगे साथ, मैं ये कहती वो डाल के ना फिर हम जिंजर गार्लिक डाल देंगे, एंड देन फिर अनियन और जो कैप्सिकम है ये हम इकट्ठे डाल देंगे। बिल्कुल सही। मैंने कहा मैं अपना काम कर लूँगा ताकि आप तब तक अपने इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। ये चिकन का बेसिकली कीमा है। हाँ जी। अच्छा, मैं समझी आप पैटीज बनाएंगी। जी, दोनों मेथड्स होते हैं इसमें, बट पैटीज जो हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं क्योंकि ये हमने अभी मार्केट बॉट है। अदरवाइज़ ये आप खुद भी इनको मतलब ऑब्वियसली कि बंस जो हैं वो आप होममेड भी बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि देखिए ना, इसमें हमारे पास फिलिंग है बीच में, तो उसमें फिर बिल्कुल वो एक कंप्लीट जो ट्रे आपका फिल हो जाता है। तो उसमें फिर आप अगर पैटी वगैरह बना लें और उसमें कम ऊपर से ही वो चीज़ श्रेडेड डाली, इसलिए मैं स्लाइस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें फिर ये है कि साइडों पे वेस्ट ना हो। सिर्फ इस वजह से कुकिंग वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखिए ना, जैसे मैं फ्राइज उठा के डालूँ, मुझे एकदम से ख्याल है, मैंने कहा हाथ वॉश कर लेती हूँ क्योंकि यूजुअली तो हम अपने चम्मच वगैरह ही यूज़ कर रहे होते हैं, बट अब अगर हमने फ्राइज डालने होंगे तो वो तो कीमा। अच्छा, तो अब अपनी मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आपने बस अब ये इसमें थोड़ा सा हो जाएगा डाल देंगे जी। अच्छा, इसमें जो चिकन स्लाइडर बर्गर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। तेल मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, उसके साथ चिकन का कीमा हमने 250 से 300 ग्राम ले लें आप। उसके साथ लहसन लिया है हमने 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ है। प्याज है हमारे पास 1 अदद, ये भी चॉप्ड है। उसके साथ मेरे पास शिमला मिर्च है आधा कप, ये भी चॉप की हुई है। और चिकन स्टॉक ले लें 1/2 कप, और मस्टर्ड पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून है, सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून है, सॉल्ट टू टेस्ट है, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच हमने लिए हैं। असेंबलिंग जो हमने करनी है बर्गर बंस, उसके लिए हमने तकरीबन 12 ले लिए हैं। केचप है, चेडर चीज़ है, क्यूकम्बर ले लेंगे, और प्याज है, उसके साथ मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस ले लें या श्रेडेड ले लें। मक्खन है, और जो वाइट तिल होते हैं वो हमने इसके ऊपर डाल लें। तो ये जस्ट बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए। आपने देखा कि जो चिकन का हमारा बड़ा अच्छा सा ये बिल्कुल आपने फ़ाइन जो कीमा मशीन से बना हुआ होता है वो वाला लेना है, ये ले लिया है। और इसको हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसमें मैं सीजनिंग ऐड करूँगी, सॉल्ट डालूँगी, इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी, और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जो चिकन स्टॉक है वो डालेंगे, और मैं इसमें मिक्स हर्ब्स जो होती हैं हमारे पास वो भी ऐड करूँगी। उसके साथ साथ सोया सॉस है और ये चिली सॉस है, ये ऑप्शनल है, आप ये डाल दें या फिर आप मस्टर्ड पेस्ट डाल दें। इसके साथ ये जब कुक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल भी कम रखेंगे और स्टॉक भी कम डालेंगे बिकॉज ये वाटरी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने जो बर्गर्स हैं उनके ऊपर असेंबल करना है इनको। तो बस ये तब तक कुक हो रहा है, मैं उतनी देर में ये जो हमारे पास बंस हैं इसके ऊपर जो मायो है, ये मेरे पास क्रीमी मायो सॉस मैंने ली है, ये मैं इसको थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन स्लाइडर बर्गर की एक बात होती है, इवन तो इंग्रेडिएंट्स आप थोड़े ड्राई रखते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे बर्गर के बनिस्बत जूसी होते हैं, इसीलिए लोग स्मैश बर्गर और ये स्लाइडर बर्गर आजकल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वरना वो बहुत ड्राई बन वाला जो एलिमेंट होता है ना। और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ लगती है ना, पोर्शन बड़ा अच्छा मुनासिब होता है। मतलब आप इतना बड़ा बर्गर अगर आप नहीं लेना चाह रहे और पूरा आपसे ज़्यादा नहीं खा सकते, मुझे तो बहुत मुश्किल होती है, तो ये बड़ा एक अच्छा सा आपके पास पोर्शन आ जाता है। और घर में बनाने के और टी टाइम के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, बच्चों के लंच बॉक्स में डालने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर ये सारी देखिएगा, हम लोगों ने इसको अच्छे से जब इस पे लगा लिया, उसके साथ हमने इसमें हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। पहले मैं एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी, फिर फिलिंग हम इसमें ऐड करेंगे, फिर ऊपर अगेन चीज़ स्लाइस, टमाटोज़, क्यूकम्बर जो भी आप लगाएंगे वो लगा के, उसके बाद बंस के ऊपर हमने जो बटर है, मेल्टेड बटर, वो लगाएंगे। और ओवन हमने प्री हीट किया हुआ है, ओवन के अंदर हम इसको ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 to 7 मिनट्स आपने इसको सिर्फ कलर देना है और हल्का सा लाइक बेसिकली इसको हमने सॉफ्ट करना है। जो चीज़ है हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि चीज़ मेल्ट हो जाए और जनाब ये आपके मज़ेदार से स्लाइडर बर्गर्स तैयार हो जाएंगे। अब चिकन जो है इसके अंदर जी, ये हमारे जो जिंजर गार्लिक देखिए अब उसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। हाँ। अब इसमें मैं सीजनिंग थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, अगर हमने बीफ के बनाने हैं तो उसमें सिर्फ ये कि कीमे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे बिकॉज सॉल्ट जो आपको पता है चिकन है तो वो तो विद इन नो टाइम रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बीफ के बनाएंगे तो फिर आप उसमें टाइम देंगे थोड़ा सा। ये थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें कलर के लिए पेपरिका डाल रही हूँ, ठीक है। पेपरिका बाय द वे व्यूअर्स लाल मिर्च नहीं होती है, बहुत से लोग पेपरिका की जगह ना
लाल मिर्च डाल देते ये हैं बहुत उसी मकदार मिसकंसेप्शन में है। प्लीज़। चिली सॉस, ठीक है, और अनियंस कब डालने हैं? जी मैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है अनियंस, और ये हम लोग फिर डाल देंगे, मैं डाल देती हूँ। और प्लीज़ व्यूअर्स चीज़ें वेस्ट ना किया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो इस तरह आधा वो खाना अंदर ही लगा हुआ आधा डोंगों में रह जाता है। सब्जियां काटते हुए हम अब 90% छिलका उतार रहे छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें उसका ख्याल करना चाहिए। और बाय द वे रहम दिली की जो बात कर रहे थे, मैं उस पर एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। व्यूअर्स देखें, रहम दिली का मुजाहरा सिर्फ उन लोगों की तरफ करना जो अफोर्डिंग है या जो आपके फाइनेंशियल लेवल पे हैं, ठीक है वो रहमदिली ज़रूर होगी, लेकिन उस लेवल की रहमदिली नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। घर में आपके लोग काम करते हैं, ड्यूटी सबसे पे ज़्यादा होते शायद हैं, वही हकदार हैं I guess। और उनको सबसे ज़्यादा हम इग्नोर और निगलेक्ट करते हैं। और देखें, जिन लोगों ने आपका ख्याल रखना है, आपके घरों को लेके चलना है, आपकी चीज़ों को मैनेज करना है, आप उन्हीं लोगों को सबसे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ये कितनी ऑड बात है। बिल्कुल। और अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो देखें जो हमारे साथ अच्छे हैं ना, उनके साथ हम अच्छे हैं, उनके साथ हम बड़ा पॉजिटिवली चल रहे हैं और भाई बड़ा अच्छा मतलब तो आपने हर किसी के साथ होना है, ये बात क्योंकि है। आप एक अच्छे। मैं उस दिन यही बात मेरे बेटे के ना, आई रिमेंबर हमजा की, ही वाज अबाउट 16 को 2-2.5 साल पुरानी बात है, तो मुझे कहता है कि यू नो फलां ने ये किया, उसने ये किया, उसने वैसे किया, मैं ये वो। अच्छा खैर एक बंदे लड़के से उसकी झगड़ा चल रहा था, कुछ वक्त गुजरा तो मतलब कोई वो बच्चा किसी प्रॉब्लम में आया, तो मुझे कहता है देखे मामा उसने मुझसे ना मतलब हेल्प मांगी है होमवर्क में, ये वो वटेवर, मुझे कह रहा है कि मैं उसको वटेवर, तो उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। मैंने कहा बेटे देखो उसने बुरी की, एंड में वो आपके पास ही आया हेल्प के लिए, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? होगी। बिल्कुल। अब उसको टॉर्चर करना जरूरी है? नहीं तो ही इज नॉट अ नाइस पर्सन। मैंने कहा ही इज अ नाइस पर्सन और नॉट अ नाइस पर्सन। आप नाइस पर्सन है कि नहीं This is the सवाल ये time है। to show। बिल्कुल आपको ऐसे अगले ही। की क्यों टेंशन हो रही है? और हम वही सारी वक्त है। जिंदगियां गुजार लेते हैं दूसरों की टेंशनें लेके जी। कि अगले ने क्या किया, अगले ने क्या कहा, ये कैसे हुआ, वैसे वो कैसे हुआ। अगर हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने लोगों के साथ अच्छाई से ही पेश और वो करना है, डिफरेंस क्रिएट करने का टाइम ही वो है कि जिस और वक्त देखो- कोई आपके पास आ रहा है जिसने आपके साथ पास में Exactly. अच्छा नहीं किया। मैंने हमजा को यही कहा, मैंने कहा देखो बेटा मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प हाँ करें, जी। लेकिन अगर एक बंदा आपसे हेल्प मांग रहा है और आप उसको ना करते हैं, उसने कितनी भी आपके साथ बुरी कर दी हो, आप जो कर रहे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा बुरा है। सही वो ना, अब टाइम आया तो ये है कि भाई वो आपका ज़र्फ। रवैया था, वो आपका Again ज़र्फ था, वही ये वाली हमारा बात है। ना, बिल्कुल ज़र्फ। ऐसा ही है। हम लोग ये सबसे भूल बड़ी जाते चीज़ हैं है, कि exactly। हमारा ज़र्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। no doubt। हमें ये होता है कि बस हम टिट फॉर टैट करें, अगर किसी ने बुरा किया तो हम भी उसके लेकिन साथ बुरा फिर करें। डिफरेंस नहीं है। फिर वो अगर हम उससे बुरा करें तो देन फिर हम भी बुरे ही हैं, फिर हम अच्छे तो नहीं हैं। देन हम ये कहेंगे कि भाई हमने अब उसने वो किया उस टाइम पे, अब हम ये कर रहे हैं। वही वक्त है कि आप उस टाइम और पे ये जो ये बदले प्रूफ की करें। डिजायर होती है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा बॉदर भी करती है और सच्ची बात है इरिटेट भी करती है। No doubt। भाई क्या मसला है? हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी अपने गुजारे, circumstances में, अपने सर्कमस्टांसेस में, अपनी तकालीफ में। आपको क्या पता फलां ने मुझसे बड़े औखे अंदाज में मिला, भाई चलो एक दफ़ा 2 दफ़ा कभी होता है, बंदा अपनी किसी परेशानी में होता ऐसे है, ही। टेंशन में होता जी। है, आप इग्नोर कर दे चीज़ को, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट है, आप किनारा कशी कर लें। बिल्कुल। और ये सबसे बेहतरीन बदले option है आपके लेना, पास। मैं जी। सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, हाँ जी। देखी जाएगी, ये होगा वो होगा, ये चीज़ें ना और फिर बड़ी उस ग्रज में आप खुद को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। बिल्कुल। ये मैं थोड़ा सा जो मिक्स हर्ब्स हैं वो डाल रही हूँ, जरा कलर और Oregano इसका वगैरह, फ्लेवर आ हाँ। जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये अब आपके चिकन इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि ये हमने जितनी देर में ये कीमा तैयार किया उतनी देर में उसकी बाकी प्रेपिंग हो गई है। जी। तो ये एक बड़े मज़े की एक्टिविटी है जो बच्चों के साथ कर सकते हैं। बहुत बेटों बच्चों को कहीं, अब वो तो गेम भी होती है जिसमें जी। आप बर्गर बनाते हैं, सैंडविच हाँ जी, बनाते हैं, बिल्कुल। अपनी मर्जी का। आपने इंग्रेडिएंट रख दिया, आपने कहा बेटा आप ये बनाओ, बिल्कुल। और डिफरेंट इसमें आप ऑप्शंस लेके आ सकते हैं। वैसे भी जैसे जैसे बच्चों की भी प्रेफरेंसेस अब डिफरेंट होती हैं, किसी को अब कोई वेजिटेबल्स पसंद है, किसी को नहीं तो पसंद। वही तो है। तो आपने तरह उस से। स्टाइल में रख दी और कहा कि जी। सब अपनी अपनी मर्जी से बना लें। जी। आपने ये रेडी करके रख दिया, अब जिसने जितनी जो चीज़ डालनी है डाल दें, वो किसी अपने ने 2 हिसाब से। स्लाइस चीज़ की डालनी है 2 डाल एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब ये जस्ट इसमें हमने अपनी जो फिलिंग है वो एक पोर्शन ऐड करना है। उसके बाद अगेन हम चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे। मैं लीव्स इसमें ऐड कर दूंगी। उसको हम लोग चीज़ मेल्ट करने के लिए जो है वो अगेन ओवन में डाल देंगे, एंड देन ये हमारा रेडी हो जाएगा। और बाय द वे गरम गरम आप जब रखते हैं इसके ऊपर तो वो वैसे ही बड़ा उसका हो जाती है, बिल्कुल। अच्छा हो जाता है। जस्ट अच्छा, बंस को सॉफ्ट करने के लिए बेसिकली। क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है तो अब आपने कोई नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं तो आप जल्दी से ले लें जी क्योंकि ये हमारी चिकन बिल्कुल ड्राई हो गई है अब। जी बिल्कुल ठीक है। ये बस अभी आप हम एक आध अगर करके बता देंगे। ये सिर्फ ये देखें, जस्ट ये एक बड़ा मिनिमल सा पोर्शन इसमें हमने ऐड करना है। ये देखिएगा,
ये हो गया एंड देन एक सेकेंड, ये मैं आपको अब बता क्योंकि दूँ ऑलरेडी गर्म है जी। तो ये आप देखें चीज़ स्लाइस हमने इस पे रख दिया और दिस लेटस भी और ये डाल देखें ना, जितनी देर में आपका बर्गर की चीजें ये तैयार हो देखिए, रही हैं, अभी तो ये फ्राइज अभी भी नहीं सब हम इस हमारे। तरीके से रेडी करके एंड देन फिर हम इसको और ओवन ये में देखिए डालेंगे और फ्राइज आपको भी आपके फाइनल फ्राई हो रहे हैं, ये भी जी हो रहे हैं। लिटरली हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा सारा कुछ रेडी होगा। ऑब्वियसली फाइनल प्रेजेंटेशन एंड में करेंगे। व्यूअर्स, हमें अभी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आज कल 2-3 दिन हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने ग्रेट लेजेंड्स को, क्योंकि हम अक्सर आपसे ये बात शेयर करते हैं कि हम क्यों वेट करते हैं कि किसी की डेथ एनिवर्सरी आएगी, किसी की बर्थडे आएगी, कोई ऐसा मौका आएगा तो हम तब बात करेंगे। लेजेंड तो लेजेंड है, वो पूरा साल लेजेंड है। बिल्कुल सो आज हम शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हुए एंड देन गुफ्तगू भी करेंगे, मेहदी हसन साहब की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालेंगे। आप सोचिए कि एक शख्स ने 400 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत गाए। क्लासिकल सिंगिंग हो गई, सेमी क्लासिकल हो गई, गज़ल हो गया, गीत हो गए, फोक म्यूज़िक पे आपको अबूर था। आपकी डेथ 13 जून 2012 को हुई। पैदाइश आपकी हुई थी, मतलब, और अगर आप बात करें पर्सनैलिटी वाइज और आपकी अचीवमेंट्स की, तो माशाल्लाह आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो अ ग्रेट पर्सनैलिटी जिनकी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं म्यूज़िक की दुनिया में, और एक ऐसे लेजेंड हैं जो दुनिया से तो रुखसत हो गए लेकिन काम उनका आज भी जिंदा है। तो मेहदी हसन साहब यानी कि शहनशाह गज़ल को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक के बाद। आपको भूल जाएं हम, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं हम। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाएं हम। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ
रहे थे ये, तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा। हमको तो कुछ मिला नहीं, आपको भूल जाए हम। भाई क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब। एंड ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, जैसे ब्रेक से पहले भी आपके साथ शेयर किया था, हमारे मुल्क की एक बहुत ही मारूफ और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही टैलेंटेड एंड वेल ग्रूम्ड सिंगर एंड आर्टिस्ट हमारे साथ है वादित रमीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम वादित भाई, क्या हाल है? सलाम। जब भी ट्रिब्यूट पेश करना होता है किसी बड़ी और इम्पॉर्टेंट हस्ती को, तो हम हमेशा आपको तंग करते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने वाकई काम करके दिखाया है। बिल्कुल, और ऐसा काम किया कि जाने के बाद भी हमेशा के लिए जी, ये जिंदा बिल्कुल रहेगा एंड तक। और आपके साथ जो बेहतरीन और ब्रिलियंट म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं, हमारे अपनी इंडस्ट्री के एक लेजेंड सीनियर आर्टिस्ट हमारे मोहम्मद इकबाल साहब ऑन द गिटार, एंड अनदर पर्सनैलिटी जो खुद पे अब सीनियर की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑन द तबला, रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। और व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं आज कॉन्वर्सेशन डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे साथ एक बहुत ही अकम्पलिश्ड एंड एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी रिसर्च के साथ आप मुकाबला नहीं लगा सकते। ही इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया इन हिज ओन राइट। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसके अलावा भी बहुत सा काम किया है इन्होंने म्यूज़िक की फील्ड में। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बल्कि अगर हम कहें आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, तो ये बात गलत नहीं होगी, हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री के एक लिविंग लेजेंड, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया को बहुत कंट्रीब्यूशंस की हैं, बहुत ब्रिलियंट काम किया है, लेजेंड्स के साथ काम किया, ख़ुद भी आप एक लेजेंड हैं, एक ब्रिलियंट म्यूज़िक डायरेक्टर जिनको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और बहुत से अवार्ड्स पूरी दुनिया से इनको दिए गए। हमारे साथ हैं मुजाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए भी कुछ थोड़ा सा वक्त निकाला। शहनशाह गज़ल की आज हम बात कर रहे हैं, मेहदी हसन साहब की, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, ना तो उनकी डेथ एनिवर्सरी है, ना उनकी सालगिरह है। हम तो उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप एक लेजेंड हैं। जी बिल्कुल। हम एक्चुअली वेट करते हैं उस वक्त का जब कोई मोमेंट आएगी तो चीज़ वायरल होगी, तो तब हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? मेहदी हसन साहब, मेरा ख्याल है कि सुर की दुनिया में, सुर की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं। ऐसा सुरीला, ऐसा मुकम्मिल आर्टिस्ट बहुत कम पैदा होगा। बल्कि मैं तो कहता होता हूँ कि सुर की एक मल्टी मिनरल कैप्सूल वो हैं सुर के, जिसमें दुनिया भर की मेडिसिन्स जैसे डाल के एक कैप्सूल बनाया जाता है, इस तरह तमाम सुर की जो श्रुतियाँ हैं और लवाजमात हैं वो डाल के उनका एक सुर था। और उस सुर की जो वेट था वो ऐसा था कि ऐसा किसी का वेट कम था जैसा मेहदी साहब का वेट था, बिल्कुल सुर का वेट। जी ज़फ़र भाई, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपने तो उनको पढ़ा भी है, उनको जी, पढ़ाया मैंने भी बिल्कुल है पढ़ा और भी है, उनको पढ़ाया फिर भी है। मेरे दादा उस्ताद हैं वो, माशाल्लाह मैं गुलाम अब्बास साहब का शागिर्द हूँ। उनसे माशाल्लाह, काफ़ी मेरी माशाल्लाह। मुलाकातें हुई मेहदी हसन साहब से। माशाल्लाह। मेरे लिए खुशकिस्मत की बायस है कि आपने मुझे इनवाइट किया उन पे बात करने के लिए। मैं बहुत आपकी यानी कि छोटा उनसे हूँ मुलाकातें रही हैं? जी, मेरे काफ़ी मुलाकातें बहुत रही बचपन मेरी में? उनसे। बचपन में मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, उस वक्त जब भी वो मुल्तान आते थे परफॉर्म करने के लिए, तो उनसे, चूँकि मैं मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज में था, तो उस वक्त उनसे मुलाकात होती थी, तो क्या सीखने बात को भी काफ़ी मिल जाता तो था एक उनसे। हमें बड़ा व्यूअर्स खूबसूरत पर्सपेक्टिव मिल जाएगा ज़फ़र साहब आपका एज अ यंग पर्सन, उनके साथ आपका एक लेजेंड के साथ एक्सपीरियंस एंड एज अ स्टूडेंट, और आपका सर ऑफ कोर्स एज अ कॉलीग, एंड आपके साथ उन्होंने इतना काम किया जी। और मेरे ख्याल में आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग, आपकी टीम, कि
हमें तो अपने दौर में पता था मेहदी हसन कौन है, मैडम नूर जहाँ कौन है, सलामत अली खान साहब कौन हैं, अमानत अली फ़तेह अली का पता था, सबका उस्तादों का। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमारे लेजेंड्स को अगली नस्ल से मुतारफ़ करवाने की, और वो काम आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका काम काबिल तहसीन व सताइश है। दूसरी बात है कि मेहदी हसन साहब जो थे, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो साहिब असलूब आर्टिस्ट थे, वो ट्रेंड सेटर थे, और वो ट्रेंड उन्होंने गज़ल का उस वक्त चेंज किया जब बहुत बड़े नाम थे, जिनमें जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी ठुमरी अंग की गज़ल की, उसमें गौहर जान थी, उसमें अख्तरी भाई फैज़ाबादी थी, उसमें बरतली खान साहब थे बहुत बड़े आर्टिस्ट। उस दौर में उन्होंने गज़ल का असलूब इंटायरली चेंज कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो आप ट्रेंड सेटर थे, बिल्कुल उस ट्रेंड वक्त थे, सेटर थे। आप एक ट्रेंड सेटर थे। जिस तरह अल्लाह जन्नत नसीब करें नुसरत फ़तेह अली खान साहब को देखें, वो भी एक ट्रेंड सेटर थे, फ्यूजन वाला पूरा एलिमेंट वो लेके आए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, गज़ल को इंटायरली चेंज कर दिया। और चूँकि उनकी बैकग्राउंड जो थी वो ध्रुपद और ख़याल सिंगर थे, उनके आबा अजदाद जो थे वो ध्रुपद गाते थे, ख़याल गाते थे, तो उनकी ट्रेनिंग बेसिकली ख़याल और ध्रुपद में हुई। तो उन्होंने ध्रुपद और ख़याल के जो एलिमेंट एमलगमेट किए उसमें गज़ल में, उससे गज़ल का स्टेटस इंटायरली अपग्रेड हो गया। ये उनका बहुत बड़ा है कि जो क्लासिकल गाने वाले थे उस दौर के, वो फिल्म म्यूज़िक को, खान साहब तायद करेंगे, वो फिल्म के गाने को और गज़ल गाने को टैबू समझते थे। तो खान साहब ने इतना गज़ल का स्टेटस अपग्रेड कर दिया कि बाद में क्लासिकल गाने वालों ने भी गज़लें गाईं, जैसे अमानत अली खान साहब की मिसाल हमारे सामने है। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर कंट्रीब्यूशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जफ़र ने बड़ी प्यारी बात कही और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की कि यंगर जनरेशन को पता नहीं है। अच्छा, नाम सब बहुत से लोग जो है, मैडम जी, जिस तरह अगर कोई यंग आर्टिस्ट आ रहा होता है तो उनके कवर्स गा लेंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, उनका उनके गाए हुए गीत गा लेंगे। जी जी, ये पता होगा कि मेहदी हसन साहब ने, शहंशाह गज़ल ने ये गाया, और अगर हम इसको गाएंगे तो शायद उन्हीं की बरकत हो जाए और कुछ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन कुछ नहीं पता उनको उनके बारे में। असल में मेहदी साहब ने, मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि ध्रुपद क्लासिकल घराने के वो थे, और उनके भाई पंडित गुलाम कादर थे जो बहुत अच्छे मौसीकार थे। तो उनकी ट्रेनिंग जो थी वो पंडित जी ने भी की थी, उनके चचा ने भी की थी। तो उन्होंने राग जो है वो गज़लों में ऐसे समो दिए हैं, ऐसे ढाल दिए हैं कि उससे पहले ऐसे रागों में कभी गज़लें बनी नहीं है। जैसे शोला सज्जल बुझा है, और मतलब उन्होंने राग किरवानी को इस्तेमाल किया, उन्होंने राग जंजोटी को, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। ये ऐसे राग हैं जो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे गज़ल में, उन्होंने वो राग इंट्रोड्यूस किए गज़ल में, और रागों की सही खानी कायम रखी, उसकी आरोही अमरोही, उसका चलत, उसकी वादी संवादी, इसको मलहूज़ खातर रख के वो कंपोजिशन करते थे। और मोस्टली कंपोजिशन उनकी अपनी है, वो कंपोज़र भी बहुत बड़े थे, यानी गज़ल गायक के साथ साथ वो बड़े कंपोज़र थे। और उनके भाई तो बहुत बड़े कंपोज़र थे, उनकी भी साथ मुआवनत थी उनको। तो ऐसे ऐसे राग उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, बागज़र उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी वो राग जो कि क्लासिकल गानों वालों से भी थोड़ा कम इस्तेमाल हुए, उन्होंने वो ज़्यादा इस्तेमाल किए और अपनी गज़लों में उनको इंट्रोड्यूस किया, उन रागों को रचाया, क्योंकि ऐसे राग रचते नहीं हैं, उन्हें रचाए भी और गाए भी। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए ज़रा, शुरू मैं से शुरू, इनकी बात में कुछ ऐड कर दूँ? बिल्कुल सही। और फिर हमने शुरू करना है शुरू से कि शोबिज़ से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी जी थी? मैं इसलिए बात हो रही थी, तो क्योंकि पहले जो ठुमरी अंग की गज़ल गाई जा रही थी, उसमें ठुमरी हमेशा लाइट रागों में गाई जाती है, जैसे पीलू है, जैसे भैरवी है, जैसे खमाच है, जिसे हम जैसे कैजुअल कहते हैं। झंझोटी है। उसमें आपको आज़ादी होती है कि आप एक राग से दूसरे राग में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, फिर वापस आ जाएं, पहले ख्याल में नहीं होती। खान साहब का ये कंट्रीब्यूशन है कि खान साहब ने राग, प्योरिटी ऑफ राग को इतना मेंटेन किया, और ऐसे मोतबर राग जो बड़े राग थे, जो ख्याल गाने वाले और ध्रुपद गाने वाले गाते थे, जैसे खान साहब ने कहा बाखज़र था, आनंद कली था, अहीरी टोड़ी था, अहीर भैरव था, झंझोटी था, दरबारी था। दरबारी ऐसा राग है जिसमें बहुत कम काम हुआ है, लेकिन खान साहब ने ऐसा काम किया और इस तरह के राग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए कि वो बाकायदा एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए कि अच्छा दरबारी कैसा होगा।
यार ऐसा दरबारी है। और आप दरबारी जब आप पढ़ा भी रहे होते हैं तो तब ये सारी जी कॉन्वर्सेशन पूरा एनालिसिस हम करवाते हैं साथ के। ये दरबारी को देख के मैं अभी जो बंदिश करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, वो दरबारी की करवा रहा हूँ, और मैंने उनको बाकायदा अलाप खान साहब का सुनवाया कि देखें ये खान साहब जब बता रहे होते हैं तो वो एजुकेट भी करते हैं लिसनर को कि राग जौनपुरी का राग दरबारी से क्या फ़र्क है। बिल्कुल सही। और उन्होंने इस तरह से स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन किया कि बाद में मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा, बाद उसको एलेबोरेट कर देंगे। तो ये ऐड करना था मैंने इसमें। अच्छा, अब आपकी ज़िंदगी शोबिस से पहले क्या थी, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि देखें, जब कोई स्टार बन जाता है, और स्टार क्या इस लेवल के इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाते हैं, फिर तो सब वाह वाह करते हैं। उससे पहले की भी एक ज़िंदगी होती है। जस्ट बिकॉज आप एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी एक बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। जी देखिए, जितने बड़े आर्टिस्ट मेहदी हसन साहब थे या उनके कंटेम्प्रेरी जो लोग थे, सलामत अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ, ये बाई बर्थ आर्टिस्ट होते हैं। इनमें एक चिप होती है ख़ास किस्म की, ये और कोई काम कर नहीं सकते। ये साइकोलॉजी है, माइंड साइंसेस ये बताती हैं हमें कि जेनेटिकली कोडेड होती हैं ये चीज़ें सारी। इतना बड़ा काम मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता जिसके पास इतना टैलेंट नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि उनकी इंक्लिनेशन शुरू से ही म्यूज़िक की तरफ थी। वजह यह भी थी कि उनके 16 जनरेशन तक खान साहब की आती है बारी। आप 16वीं या 17वीं पीढ़ी थी उनकी, माशाल्लाह। उनको म्यूज़िक करते हुए उनके अबाव अजदाद उनके तो खून में, उनकी तो रगों में ये चीज़ दौड़ है। उनके वालिद साहब का नाम अजीम खान था, चाचा इस्माइल खान साहब थे, एक उनके जो गुलाम कादर शगन साहब थे, गुलाम कादर थे, गुलाम कादर वो उनके पंडित साहब जो थे। तो ये कलावंत फैमिली से थे। तो खान साहब शुरू से ही म्यूज़िक का ही काम करते थे, रियाज करते थे। और मेरा ख्याल है कि बरोडा के महाराजा के सामने उनकी परफॉर्मेंस भी हुई 8 साल या 11 साल की उम्र में। और फिर 15 साल की उम्र में अपने भाई के साथ उन्होंने फातिल बंगला जो नियर फेरोजपुर है वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया और एस्टेब्लिश किया कि अब ये गा सकते हैं। अब उनको घर से इजाज़त मिल गई कि आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। सही। अब ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। सर, ऑफ कोर्स आपसे मैंने ये जानना है कि किस पॉइंट पे मेहदी हसन साहब का करियर टेक ऑफ किया और वो स्टार से सुपरस्टार के लेवल पे पहुंचे। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो जब वादत भाई हमारे साथ है तो बल्कि ब्रेक में जाने से पहले हमें टीजर दे दे कि क्या सुनाते हुए वापस लाएंगे आप हमें। मैं उनका एक गीत रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान क्या बात है, ब्यूटीफुल। और यही फरमाइश आने वाली थी, आपने दिल का हाल खुद ही पहचान लिया। ब्रेक में चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ओहो हो क्या खूबसूरत समा सेट करेंगे मेरे प्यारे भाई। आप हमारे साथ रहिएगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जान जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जान जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले
पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वां हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए। आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मोहम्मद इकबाल साहब, रियाज अहमद साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक, तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई बादत रमीज़ हमारे साथ हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मेहदी हसन साहब को, और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ख़ुद इतनी ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ है। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब का नाम कौन नहीं जानता। जब आप म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िकोलॉजी की बात करते हैं, तो सर फहरिस्त इनका नाम आता है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ तो काम किया और ख़ुद अब बड़े लोगों में इनका नाम शामिल है। देन ऑफ कोर्स हमारे लिविंग लेजेंड, हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनको माशाल्लाह बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की जान भी इनको नवाजा गया। मुजाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। मुजाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी पहली मुलाकात शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब से कब हुई और वो क्या मामला था? जी जी, मेहदी साहब से मेरी मुलाकात कराची में हुई। मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में होते थे, उस्ताद नतुक़ा साहब। और आप कराची में ही? मैं कराची में ही रह सकता था। तो मेहदी साहब के साथ मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि एक रिहर्सल करनी है आपने। मुझे एक कंपोजिशन याद करवाई उन्होंने और कहा कि मेहदी हसन साहब गाएंगे। मैं कहा ठीक है। EMI में उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो वो फैज़ साहब की नज़्म थी, मंजिलें मंजिलें शौक़े दीदार की मंजिलें। ये एक वो फिल्म थी कसम उस वक्त की, उस वक्त बन रही थी वो फिल्म कारदार साहब। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो पहले वो सारी नज़्म याद की, फिर मैंने जाके मेहदी साहब को वो याद कराई अपने वाले साहब के साथ। तो वहाँ मेरा उससे तारुफ हुआ।
असल में मैं लाहौर में पढ़ता था, तो मैं छुट्टियों पे कराची गया हुआ था। ओके। वाले साहब मेरे कराची होते, तो उन्होंने मुझे मिलवाया और कहा कि, तो तब से मेरे साहब मुझे एक ही लफ्ज़ कहते जब भी मिलते थे, भतीजे क्या हाल है, क्योंकि वाले साहब के रेफरेंस से बिल्कुल। उनसे उनकी दोस्ती थी, रेडियो पे इकट्ठे काम करते थे। तो फिर मैंने उनको वो गज़ल याद कराई, तो जब मैं याद करा रहा था तो बड़ा खुश हो रहे थे, कहेंगे मैं तो कहा ये बड़ा सुरीला है ये। ये कह रहे कि थी आपसे तो बहुत सीनियर थे, और देखिए सीनियर्स अपनी एज ग्रुप या थोड़े से छोटी उम्र के बट एक अपने से हाँ जी। पूरी जनरेशन छोटे लड़के के साथ डील करना वो उनको बड़ा अच्छा भी लग रहा था, और बड़ा शाबाश थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, और वो रिकॉर्डिंग हो गई फिल्म में। उसके बाद फिर मेरी ज़ाती उनसे रिकॉर्डिंग मैंने काफ़ी की है, उनके साथ काम। यहाँ लाहौर में जब मैं आ गया, रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे फिर मेरी साहब के साथ मैंने एक एल्बम किया, वो था चांदनी गालिब के कलाम पे। तो वो मैंने उनके साथ पूरी एल्बम की, तरन्नुम नाज थी और मेहदी साहब थे, डुएट भी थे इनके, सोलो भी थे। और फिर उनके साथ मैंने एक रेड कार्ड प्ले था, उसका टाइटल सॉन्ग किया। बिल्कुल। तो वो मंजिलें मंजिलें शौक, वो सॉन्ग जो था, ये हम कौन हैं, ये उन्होंने गाया था। तो उनके साथ रिकॉर्डिंग हुई, बड़ी मोहब्बतें शेयर करते रहे मुझे, भतीजे बड़ा मुझसे बड़े फ्रैंक थे, तो गपशप बड़ी होती थी, रागों पे बातें होती थी, हम उनसे पूछते भी थे कि मेरे साहब ये ज़रा, ये सबसे पहले मैंने एक राग सुना, तो मैं वाले साहब के पास रेडियो गया था, वो तो मैंने जाके मैंने कहा मेरे साहब मुझे बताएं, और साथ उनके बड़े भाई भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा एक सवाल है कि ये राग कौन सा है, तो पहले मुस्कुराए, कहेंगे तुमने क्या करना है इतना मुश्किल राग पूछ। मैं कहा नहीं मुझे शौक है। तो फिर पंडित गुलाम कादर साहब ने बोले कि मैं बताता हूँ, वो राग अहीरी टोड़ी, अहिरी टोड़ी में जिक्र क्योंकि वो ज़ाहिर है वो अहीरी टोड़ी ऐसा राग है कि वो भैरवी में से एक तीव्र देवत करना है वो भैरवी, हाँ जी। और तीव्र देवत के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है बड़ा खूबसूरत बनता है। गो जरा सी बात पर बरसों की याद। वो उन्होंने गाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो ऐसे ही उनसे, मतलब पंडित गुलाम कादर हमसे बहुत बड़े थे, हमारी दोस्ती भी थी उनसे, और मेरी साहब से भी बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार। लोग अक्सर कहते हैं ना, म्यूज़िक वाले लोग जो है वो बड़े भले लोग होते हैं, और ये एक फैक्ट है। ना देखते हैं रंग, ना नस्ल, ना एज, ना कुछ। जी जी और बल्कि मज़े की बात है कि आज बिल्किस सीधी साहिबा की भी डेथ एनिवर्सरी है, जी। और आप भी बिल्कुल ऐसी ही पर्सनैलिटी थी, किसी की रंग नस्ल कुछ नहीं देखा, बस प्यार दिया। और मेहदी हसन साहब की भी, और मैडम जी के बारे में भी ये सुना है कि प्यार देने वाले लोग, रिगार्ड देने वाले। प्यार काम के बारे में बड़े प्रोफेशनल, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन प्यार देने वाले, सिखाने वाले लोग, और आजिज़ी का एक एलिमेंट। अच्छा ज़फ़र साहब, आपका पहली मुलाकात, मैं उस वक्त मेडिकल कॉलेज में अभी स्टूडेंट थे आप? स्टूडेंट था, एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में। तो मुझे पता चला कि यहाँ मेहदी हसन साहब का शो है, निश्तर रोड पे एक बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ उन्होंने अरेंज किया था, 93 की बात है। ओके। तो मैंने उस वक्त अभी गाना शुरू नहीं किया था रेडियो से, मैं रेडियो मुल्तान से फिर गाता भी रहा बाद में 93 जी, ऑफ कोर्स। तो शौक़ बहुत था, उनको सुनते थे, सुना ही मेहदी हसन साहब को है, या बड़े लोग, बड़े गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान साहब को तो बड़ा शौक़ था मेहदी साहब का। बट इतनी यंग एज में बीइंग अ सिंगर, आप उन्हीं से इंस्पायर्ड थे? उन्हीं से इंस्पायर थे। पॉप शॉप वाला पॉप का कोई इंटरेस्ट उस वक्त नहीं? वैसे भी कम था, उतना ज़्यादा नहीं था। उनके साथ उस वक्त शो में थी आरिफा सिद्दीकी, तो आरिफा सिद्दीकी नहीं आ सकी गाने के लिए, तो थोड़े से लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो जैसे ही खान साहब की पर्सनैलिटी, शख्सियत, तो आर्टिस्ट एक पूरा पैकेज होता है, उसमें सिर्फ गाना नहीं होता, उसमें उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, शख्सियत के तमाम पहलू होते हैं, फिर जाके एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट बनता है। खान साहब जैसे स्टेज पे आते हैं ऐसे लगता है जैसे नूर आ गया स्टेज पे, लोग सारे काम हो जाते हैं। और खान साहब को पता चला कि आरिफा नहीं आई, तो थोड़ा सा लोग हैं, तो खान साहब ने समझा शायद कि यहाँ को सुनने वाले उस तरह के नहीं हैं। लेकिन मैंने नीचे से 2-3 फरमाइशें भेजी उनको। एक थी, जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं अजीज़ के रंज भूल जाते हैं, क्यों शिकन डालते हो माथे पर, भूल कर आ गए हम जाते हैं, अदन साहब की। आप 17-18 साल की उम्र पे इस, जी मैं सुनता था, क्लासिकल माशाल्लाह। गाता था उसका। वो आपने सही कहा ना कि वो आपके ब्लड में होता है, हाँ जी, चाहे blood वो में होता फैमिली से आए या आप पैदा ही इस चीज़ के हाँ साथ पैदा हो। ही, हाँ हम तो राजपूत फैमिली से हैं, ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन तो चूँकि मैंने इसीलिए कहा ना कि आपके जी जी एक टिल्ट था क्लासिकल मौसीकी और खान साहब को सुनने का, और मुद्दतों में खान साहब की कुबकू फैल गई सुनता रहा हूँ।
सोते वक्त लगा देनी और फिर वो पूरी कैसेट में एक ही गज़ल थी, कुबू फैल गई, तो वही चलती रहनी। तो उस फरमाइश पे खान साहब ने कहा, हाँ मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ सुनने वाले लोग हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। और उसके बाद उन्होंने 3 घंटे गाया। सर देखें, एक आर्टिस्ट को सिर्फ इनकरेजमेंट चाहिए होती है, जो Encouragement हमारे यहाँ आजकल के लोगों को तमीज़ नहीं है म्यूज़िक सुनने जी, की, बिल्कुल। एक्चुअली नहीं है। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और खाना खा रहे हैं, रोटियां खा रहे जी हैं। जी ऐसे ही। खान साहब के ज़माने में कोई जुर्रत ना करता ऐसी हरकत करने की। तो बैक ऑफ द स्टेज फिर प्रोग्राम के बाद उनसे बड़ा शौक़ था मुलाकात करने का, तो मैंने 1-2 ऑर्गेनाइज़र थे मेरे जानने वाले थे, मैंने कहा जी खान साहब से मिलवा दें। तो खान साहब ने कहा, मैं कहा खान साहब मैंने वो फरमाइश आपको की थी। अरे भाई अच्छा ये बात, अच्छा गाते हो किसके शागिर्द हो? मैं कहा जी आपका शागिर्द हूँ, रूहानी शागिर्द हूँ। मैंने उस वक्त गुलाम अब्बास साहब की शागिर्दी की थी, क्योंकि खान साहब कराची में थे, तो बिल्कुल वही तालीम मुझे मिली जो खान साहब को इस्माइल खान साहब से मिली, माशाल्लाह, मेहदी साहब को। क्या बात है। क्योंकि अब्बास साहब भी खान साहब मेहदी हसन साहब के गंडाबंद शागिर्द हैं, और इस्माइल खान साहब भी इस्माइल उससे खान साहब से सीखा उन्होंने। सीखा। वो तो कहते हैं कि मैंने exactly इस्माइल खान साहब से सीखा। वही तालीम अब्बास साहब ने मुझे दी। तो मैंने कहा खान साहब एक सवाल है आपसे, अगर इजाज़त हो आपकी। तो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल थे, बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत शफीक इंसान थे। कहते जी बेटा, तो बल्कि कहते हैं जी डॉक्टर साहब। मैं कहा खान साहब आपकी जो ट्यून है, कंपोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बाकी गज़ल गाने वालों से, गज़ल के कंपोजिशन से मिलता ही नहीं है, इंटायरली डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है? और इतनी पॉपुलर कैसे ट्यून्स हो जाती हैं आपकी? इतनी शकील उर्दू, गालिब की, मीर की, और आप जब गाते हैं तो पॉपुलर हो जाती है। अच्छा, इस सवाल से खुश हुए या ज़रा? बहुत खुश हुए, इम्प्रेस भी हुए। ये बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ये करता हूँ कि मैं उसको प्योर राग में कंपोज करता हूँ। यही बात सही खानी राग की। राग जिंदा चीज़ है, इसलिए मेरी गज़ल भी जिंदा हो जाती है, मेरी ट्यून जिंदा हो जाती है। राग कभी भी नहीं मरेगा, इसलिए मेरी गज़ल भी नहीं मरेगी, ट्यून भी नहीं मरेगी। तो मैं राग की सही खानी, उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता हूँ। ये उनका जवाब था, जिससे मैं बहुत खुश हुआ। वाह, वही वाली बात ना, वो आप मुझे भी- दोनों का जो उनके साथ पहला एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा यही तो बात होती है इन बड़े बड़े लोगों के साथ ना, एक हल्की सी भी पासिंग मुलाकात भी एक मेमोरेबल मुलाकात रहती है। जवाद भाई, आपकी मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन आप उनको अपना उस्ताद भी मानते हैं, और बड़ी दफ़ा उनको ट्रिब्यूट भी, मतलब अक्सर आप उनके गीत, उनकी गज़लें गाते हैं। आपके उनकी तरफ इतना रुझान कैसे हुआ? आप भी एक यंगर जनरेशन से हैं, और भी आर्टिस्ट उस वक्त आ चुके थे। ये ज़ाहरी तौर पे दुनिया पे नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, उनसे हर चीज़, उनकी कोई भी गज़ल है वो दूसरी दफ़ा सुनेंगे नहीं लगेगी, क्योंकि वो रूह से निकली हुई है। तो रूह से निकली हुई कोई भी चीज़ मरती नहीं है। और बाकी जो उनके सुर की बात, सुर मेरे ख़्याल में एक राज है जो हर किसी पे नहीं खुलता। गाते सारे ही हैं। ये अल्लाह ताला आर्टिस्ट की शख्सियत भी देखता है बिल्कुल कि क्या इस काबिल भी है जिसे मैं ये राज दूं। तो मेरे ख़्याल में शख्सियत भी साथ मैटर करती है। जो इंसान की सच्चाई, इसका सुर का लिंक सच्चाई से है मेरे ख़्याल में। तो जैसे उसकी तबीयत और वो दुनिया में रहता है, वैसा ही अल्लाह उसका सुर उसे अता करता है। तो ये ऐसे लोग हैं, मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, ये लोग कभी मर नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही। और यहाँ पे ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कि किचन में भी कुछ मामला चल रहे थे, तो आइए जल्दी से आमना से अपडेट ले लेते हैं। हम इतने मसरूफ़ हो गए अपने ट्रिब्यूट में कि भूल ही गए कि किचन में भी कुछ मामला चल रहे थे। बिल्कुल। स्लाइडर बन्स जो हैं वो मैंने ओवन से निकाली हैं। बिल्कुल देखिएगा, चीज़ मेल्ट हो गई है और कलर भी एक अच्छा सा आ गया एंड रेडी हो गया। अमेजिंग। चले व्यूअर्स, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक में जाते हुए भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे शहनशाह गज़ल को। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ ये ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, सबसे इनके लिए जो यादगार मुलाकात रही मेहदी हसन साहब के साथ, उस पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शहनशाह गज़ल को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि व्यूअर्स, छोटा मुंह बड़ी बात, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की हम क्या तारीफ़ कर सकते हैं।
उनकी तो पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, और जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा वो उनके पसंदीदा लोगों में से एक तो होंगे ज़रूर। सो बात यह है कि हमने अपना एक हिस्सा डालने की कोशिश की है, और इस प्रोग्राम में हमारी एक कोशिश है कि हम अपने लेजेंड्स, अपने उन सीनियर आर्टिस्ट को याद रखें बेमौका। होता ये है कि हम हमेशा मौके ढूंढते हैं, क्योंकि मौका होगा तो वायरल होगा तो कंटेंट बड़ा वो हमारा पॉपुलर हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है व्यूअर्स। हमने हमेशा मॉर्निंग एट होम, जब पहले इसका नाम मॉर्निंग विद जुगन होता था, 15 साल से ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ, बीच में आई लेफ्ट ऑल्सो फॉर लिटिल व्हाइल, बट ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ही रहा कि इंफोटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चले। सिर्फ एंटरटेनमेंट में फिर तमीज़ और रिस्पेक्ट और रिगार्ड और कुछ अहम चीज़ें मेरे ख्याल से रह जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने शो की कंक्लूजन की तरफ। हमारे साथ, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बहुत सीनियर म्यूजिशियन मोहम्मद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, रियाज़ अहमद हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, दैन वादत रमीज़ साहब बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन सिंगर और हमारे बहुत ही प्यारे भाई। दैन हमारे साथ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब जो इंसाइक्लोपीडिया इन हिज ओन राइट है म्यूज़िक और म्यूज़िकोलॉजी की। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे लिविंग लेजेंड मुजाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। मुजाहिद साहब, कंक्लूजन में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में अभी भी नक्श हो, स्टक हो? हाँ जी, वैसे तो मेरे साहब का एक दफ़ा मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्ले था, उसका टाइटल सॉन्ग था जो मेरे साहब ने गाना, तो मैंने उनको रिहर्सल कराई, बहुत मज़े ले के उन्होंने रिहर्सल की, बड़ा इन्जॉय किया, और रिकॉर्डिंग पे बैठ गए। इकबाल टाउन में एक स्टूडियो था, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही। तो जब वो माइक पे चले गए तो प्रोड्यूसर साहब मेरे दोस्त ही थे, वो भी मेरे क्लास फेलो ही थे, तो वो इंटरप्ट कर रहे थे बार बार, ये लफ्ज़ ज़ेर से है, ये ज़बर से है, वो लफ्ज़ों की। अब वो सुर में घुसे। अब मेरे साहब तो एक सुर की रॉ में बह रहे हैं, कंपोजिशन गा रहे हैं, उनको बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि इसको ऐसा कर, तोड़ दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। तो जब 2 दफ़ा उन्होंने कहा तो उन्होंने एकदम हेडफोन उतार के तो फेंक दिया। कहने लगा, भाई आप मुझे नहीं कह सकते, मुझे जो कुछ कहना है ये मेरा बेटा है, भतीजा है, मुजाहिद, ये कहेगा, क्योंकि आप कौन होते हैं मुझे सुर। उन्होंने कहा, जी सर मैंने सुर के मामले नहीं बात की, मैं तो ये लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ कि इसको ऐसे कह दीजिए। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, मैं कहा आप जाएँ, ये मैं लफ्ज़ भी मैं खुद ही, ठीक है मेरी रेडियो की ट्रेनिंग है, ये मैं लफ्ज़ भी करवा लूँगा, आप ना इंटरफेरेंस करें, वो नहीं मुनासिब ही नहीं समझ रहे को और जब वो सुर में खोए हुए हैं, आप ना उनको बुलाएं। फिर मैंने जाकर मैं कहा, सर इसको ऐसे कर लीजिए। हाँ बेटा मैं कर लूँ। तो मेरी बात वो ऐसे बात करने का तरीका भी होता है, बात करने का मैंने भी, हम लोग क्या बात कर रहे थे शुरू में, आर्टिस्ट एक चीज़ का सिर्फ मोहताज होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा सीनियर आर्टिस्ट हो, रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दिन पहले ही हमने प्रोग्राम, बल्कि कल ही मैंने ये बात की कि प्यार, इज्जत और वक्त मांग के नहीं मिलना चाहिए, ये आपका एक राइट है। तो सर ये भी मैंने उनके बारे में सुना है, आपसे वेरीफाई करना चाहूँगी कि आप बहुत दयालु थे, आप बहुत लोगों का ख्याल करते थे, मतलब किसी ने कुछ मांग लिया तो खाली हाथ नहीं उसको भेजा। बड़े म्यूजिशियंस, बड़े जूनियर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट की आपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताए बगैर, तमाशा डाले बगैर। हाँ जी, उनके साथ मैंने हुजूम देखा है। अच्छा वो कुछ तो उनके शागिर्द थे, कुछ शागिर्द नहीं भी थे, उनको भी शागिर्दों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। मैंने उनकी महफिल देखी है, और सलामत अली मेरा दोस्त था, वो उनका शागिर्द था, और उनके साथ 4 लोग और थे, उनका भी उसी तरह ख्याल, चाय पानी खाना पीना उनका भी ख्याल कर रहे हैं, उनका भी दिल नहीं तोड़ रहे। और सुख दुख के साथ ही कि मतलब अगर किसी ने शादी पे बुला लिया अपनी किसी बच्ची की, किसी चीज की, तो उनकी मदद भी की और गए भी, मदद कर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आदमी थे, बहुत कम, बल्कि उनकी गुफ्तगू जो थी ना, मैंने तो उसमें भी देखी मौसीकियत, यानी गुफ्तगू सॉफ्ट करते थे, लेकिन वो भी सुर में करते थे, गाते तो थे ही सुर में। यानी सिर्फ काम के बारे में कभी गुस्सा चढ़ गया तो चढ़ गया, अदरवाइज जिस तरह उन्होंने हेडफोन वाली आपने बात की, मैं इसलिए ये बात क्लियर करना चाहती थी कि कोई लोग ये ना समझे कि उनका मिजाज ही ऐसा था। ये उनके लिए बड़ी एक आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट चीज़ थी कि उन्होंने उस दिन ऐसे किया। ऐसा नहीं, दूसरी ये कि वो असल में आर्टिस्ट थे, वो अपने सुर की दुनिया में खोए हुए थे। अब वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें को डिस्टर्ब करे, तो वो अपने रॉ में बह रहे थे और बहुत अच्छी टेक्स दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अगर मुझे किसी ने कुछ कहना भी तो ये बताएं। एक बंदा कहे ना, वही बात कहते हैं ना, डायरेक्टर एक होता है,
और एक सिंगर के लिए म्यूजिक डायरेक्टर इज द फाइनल हाँ जी, बिल्कुल। वर्डिक्ट। बिल्कुल सही, मैं कुछ कहता तो मानते थे, लेकिन किसी और ने कहा तो उन्होंने नहीं माना। बिल्कुल सही और जायज़ बात तो यही है ना सर। मैं इनको कहूँ कि आपने ये चीज़ करनी है और वादत भाई इनको कुछ कहे, चाहे मैं वादत भाई से एज में बड़ी हूँ, लेकिन बात ये है कि उन्होंने उसकी सुननी है जिनके साथ उनका काम बनता है। काम बनता है, बिल्कुल सही ऐसे सर। ही ऐसे ही। जी जफर भाई, आज के शो को आज आप कंक्लूड करेंगे, अब आप होस्ट हैं। जी, मैं इस तरह इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमने भी जब गाना शुरू किया तो हम मेहदी हसन साहब जहन में थे कि हमने, और मैं ये आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ कि जितने भी बड़े गज़ल सिंगर्स थे वो सारे घर से मेहदी हसन बनने चले थे, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्टाइल खान साहब ने गज़ल का दिया, अब अगर आप ग़ुलाम अली साहब जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ, उनका भी पहले काम सुने रेडियो का तो वो भी इंस्पायर्ड बाई मेहदी हसन साहब था। मैं इसलिए यंग जनरेशन को बताना चाह रहा हूँ कि जो चाहते हैं कि हम 2-3 महीने में आर्टिस्ट बन जाएं, सिंगर्स बन जाएं। खान साहब के बारे में मैंने अब्बास साहब से, जो मेरे उस्ताद हैं ग़ुलाम अब्बास जी, वो चूँकि खान साहब के साथ बहुत रहे, वक्त गुजारा, तो मैंने खान साहब से पूछा, मैं खान साहब मुझे बताएं कि मेहदी हसन साहब की रूटीन क्या थी, वो कैसे दिन का आगाज़ करते थे, रियाज़ कैसे करते थे, किस तरह लोगों से मिलते थे। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जाते थे, जैसे ताहिर साहब ने भी जो मुझे बताया, जो कीबोर्डिस्ट, अल्लाह उनको जन्नतों में रखे, फौत हो गए हैं, उन्होंने भी ये तस्दीक की इसकी। शबीर झारी साहब जो तारी साहब के भाई, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की। वो कहते हैं मैं सपोज़ करें 10 बजे खान साहब के साथ पहुँच गया हूँ, तो खान साहब 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के रियाज शुरू कर देते थे, सुरमंडल ट्यून करके, और हमारे पहुँचने तक वो अपना रियाज कंप्लीट कर चुके होते थे। फिर वो गज़ल शुरू हो जाती थी और गज़ल वो गाते थे। मैं पहुँच गया तो उन्होंने कहना, उनका तरीका था, अब्बास यार ये देखो, ये एक नई चीज़ देखी है मैंने। तो घंटों वो एक चीज़ को करते रहते थे, एक अबुर्द को, एक मिसरे को वो करते रहते थे। ताहिर आ गया, सपोज करें कोई और आर्टिस्ट आ गया, ताहिर यार इधर आओ, ये देखो, फिर वहीं से शुरू कर देते थे। कई दफ़ा नाश्ता ठंडा होता था, चाय ठंडी होती थी, लंच ठंडा होता था, कई दफ़ा गर्म करवाते थे, और वहीं से उठ के सीधे रेडियो पे, टीवी पे, और टीवी से फिर प्राइवेट कोई प्रोग्राम होता था, तो 24 आवर्स वो उसी माहौल में रहते थे, रियाज ही करते रहते थे, उनका ओढ़ना बिछोना रियाज ही था। तो पैगाम मेरा ये है यंग जनरेशन के लिए कि अगर आपने आर्ट का वो आउटस्टैंडिंग लेवल अचीव करना है जो कि हमारे लेजेंड्स ने अचीव किया, मैडम नूर जहाँ हैं, मेहदी हसन साहब हैं, ग़ुलाम अली साहब हैं, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप उसको आसान काम ना समझे, यू विल हैव टू ब्लीड योर स्पिरिट इनटू इट। आपको खून जिगर देना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें मैंने पहले बताई थी कि उन्होंने ट्रेंड सेट किया, फिर मैंने बताया उन्होंने गज़ल का जो स्टेटस था उसको अपग्रेड किया। तीसरी चीज़ जो कि ठुमरी अंक की गज़ल में एक डेफिशिएंसी थी, वो थी लफ्ज़ की, तो उन्होंने लफ्ज़ को सुर के बराबर खड़ा कर दिया, तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब आपको पता नहीं किन अल्फाज में हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप इतने बड़े सीनियर हमारे लेजेंड हैं, और ऑफ कोर्स ज़फ़र भाई आपसे किसी दिन हमने गाना भी सुनना है, आज हमने आपसे बातें सुनी है जी, मेरी खुशकिस्मती आगे जाके किसी दिन आपको तंग करना है गाने के लिए, और ज़रा आपकी भी, क्योंकि ये जो डॉक्टर, म्यूजिकोलॉजी, सिंगर, ये सारा कुछ हुआ कैसे जी दिमाग में मेरे कुछ डेवलप हो रहा है। मैं आपसे प्रोग्राम के बाद बात करूँगी उसके बारे में। वादत भाई, अब आप क्या सुना के आज के शो को कंक्लूड? जी, मैं मेहदी हसन साहब का एक गीत मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो वो पेश करता हूँ। क्या बात है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिट
मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आए जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर